नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। लास्ट क्लास में हमने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि उसको 6 क्लासेस में बांट के रखे हैं। उसको नॉमेनक्लेचर भी देखा था कि उसका नामकरण कैसे किया जाता है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के नेचर के बारे में कि कैसा नेचर रहता है एंजाइम्स का। एंजाइम का नेचर मतलब वो कैसे रिएक्ट करता है, किसी भी सबस्ट्रेट से कैसे बाइंड होता है, किस प्रकार उसको तोड़ता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये जो प्रोसेस है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना है ये रिवर्सिबल है। यहाँ पर जुड़ने के बाद एंजाइम से सबस्ट्रेट अलग भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर रिएक्शन चालू हुआ आगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जो रिवर्सिबल नहीं है ना। तो इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद होता क्या है कि एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ देता है और एंजाइम बाहर आ जाता है, मतलब प्रोडक्ट बाहर हो गया और एंजाइम बाहर हो गया। फिर यह एंजाइम फ्री हो जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायग्राम के सहायता से समझते हैं आसानी से, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। समझे आसानी से क्या होता है। देखिए, ये है आपके पास एक एंजाइम, क्या है, एंजाइम। और ये जो सामने आपको ये मुंह फैला हुआ दिख रहा है ये है इसका एक्टिव साइट। एक्टिव साइट मतलब जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, तो सबस्ट्रेट को यहाँ पर बाइंड कर देते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर जाके बाइंड होता है। ठीक है, तो फिर ये दोनों जब जुड़ते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बन गया आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ से ये जो सबस्ट्रेट है वो अलग हो सकता है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ से सबस्ट्रेट एंजाइम से अलग हो जाता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है तो प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब एंजाइम जो है इसको तोड़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का एक मार्क दिखाई दे रहा है ना इसके बीच में, मतलब इसको तोड़ना चालू कर दिया है एंजाइम, है ना। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पकड़ के उसको तोड़ना चालू कर दिया है। ठीक है, तो ये आगे जाके फिर इसको प्रोडक्ट में तोड़ देता है एंजाइम और एंजाइम फ्री हो जाता है। ये एंजाइम फ्री हो गया, अब ये जाएगा फिर दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के उसको फिर से तोड़ेगा, है ना। तो फिर ये एंजाइम फ्री हो जाता है, फिर से अपने काम में लग जाता है दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में टूट जाता है। ये देखिए प्रोडक्ट में टूट गया, दो हिस्सों में बढ़ गया ना यहाँ पर, है ना। तो ऐसे दो भाग में टूट जाता है। ऐसे प्रोडक्ट मतलब बनते हैं, दो भाग में नहीं टूटता, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं उसको तोड़ के सबस्ट्रेट को। ठीक है, ये डायग्राम की सहायता से इसको आसानी से समझना। ये इसका नेचर है कि कैसा ये कहाँ पर कैसे बाइंड हो रहा है, कैसे इसको तोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल है आपको समझने के लिए। सबसे पहले डायग्राम की सहायता से सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट पर, जो हमने पढ़ा वही लिखा है ना। अब ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, इसका जो एक्टिव साइट है वहाँ पर फिट हो जाता है। ठीक है, उसका शेप फिक्स नहीं रहता, है ना। तो उसको वहाँ पर जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाके ये फिट हो जाता है अच्छे से टाइटली। ठीक है, अब जब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद ये आगे जाके बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं इसमें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं जो बनते हैं और इसको अच्छे से एकदम टाइटली पकड़ के रखते हैं, किसको, सबस्ट्रेट को। ठीक है, अब ये क्या करता है फिर आगे, ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है और तोड़ना चालू कर देता है फिर इसको प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, फिर लास्ट में एंजाइम फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट को भी फ्री कर देता है, मतलब सबस्ट्रेट को तोड़ दिया किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। समझना सिंपल सी बात। देखिए, ये एंजाइम है, ये एंजाइम का नाम है मान लो एमाइलेज, और ये जो सबस्ट्रेट है ये है मान लो क्या, स्टार्च। अब ये एंजाइम एमाइलेज जो है ये ऐसे बाइंड होकर किसके साथ, इस स्टार्च के साथ। अब इसको ऐसे बाइंड कर लिया, फिर एमाइलेज इसको तोड़ना चालू कर देता है इसको, है ना।
तो ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है वो है क्या, ग्लूकोज। स्टार्च से टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज। तो स्टार्च को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको सबसे पहले एब्जॉर्ब करना होगा हमारे शरीर में, तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना होगा। तो स्टार्च टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज से ही मिलकर बना है ना बहुत सारे, है ना। तो ये क्या है, आपके पास ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो असल में है ग्लूकोज, है ना। तो ऐसे एंजाइम काम करता है, जो बड़ा फॉर्म है, बड़े मॉलिक्यूल्स उसको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाता है, ताकि उसको हम यूज कर सके, अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, है ना, कि एंजाइम किस प्रकार से फाइट करता है, एक्शन करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, कि एंजाइम का मैकेनिज्म देखेंगे कि वो कैसे काम करता है असल में। ठीक है, तो और उसकी मतलब एनर्जी लेवल क्या रहती है ना, मतलब कितना एनर्जी चाहिए, अगर एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी चाहिए, है ना। तो सब चीज़ें अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, या फिर उसको प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होता है और कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ बाइंड होता है उसके पास खुद की एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ताकि वो उसके साथ अच्छे से बाइंड हो, पूरा मॉलिक्यूल अच्छे से बाइंड रहता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है, तो जब हम कोई सबस्ट्रेट को तोड़ना है तो उसकी जो एनर्जी की जो बाउंड्री है उसको तोड़ना पड़ेगा, ताकि वो जो एनर्जी जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो टूट जाए, फिर वो आगे और प्रोसेस बढ़ के वो सिंपल फॉर्म में टूटने लगे, है ना। मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमको बढ़ा के, है ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना होगा, ताकि वो अनस्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए, और फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। मतलब सिंपल आपको चावल बनाना है तो उसमें तो बॉन्ड है, आसानी से वो जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्टार्च के रूप में, है ना। लेकिन उसको अगर आपको तोड़ना है तो सबसे पहले उसको जो एनर्जी लेवल है उसको तोड़ना पड़ेगा, जो बाउंड्री बनी है एनर्जी की उसको, फिर वो धीरे धीरे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना चालू होंगे, मतलब ग्लूकोज बनना चालू होंगे, है ना। सिंपल वही बात है ना। ठीक है, अब जो एनर्जी आपको इस बैरियर, जो एनर्जी बैरियर इसको तोड़ने के लिए चाहिए, ये एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। मतलब चावल को पकाने के लिए स्टार्टिंग में जो आग चाहिए, जो उसको जो बॉन्ड बना हुआ है स्टार्च ग्लूकोज के बीच, जो बॉन्ड बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े रहते हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहता है वो कहलाता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। मतलब एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट जिससे टूटना चालू होता है। ठीक है, मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में टूटना चालू होता है, वो जो लोएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो उस बैरियर को तोड़ता है ताकि वो आगे रिएक्शन स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो होता क्या है, जब एंजाइम को हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, होता क्या है जब हम एंजाइम को इन्वॉल्व करते हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत कम लगती है ना। मतलब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर देखिए समझिए। यहाँ पर है राइस, ये बर्तन है जिसमें चावल पका रहे हो आप। ठीक है, नॉर्मल, कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल राइस है ना। अब यहाँ पर आपने एनर्जी दे दी, चाहे हीट हो चाहे लाइट हो, उसकी सहायता से आप पका रहे हो। ठीक है, एनर्जी की सहायता से आप पका रहे हो, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं हम कुकिंग में, है ना। तो इस राइस को पकने में मान लो 1 घंटा लग रहा है, कितने घंटा, 1 घंटा। ठीक है, अब हम यही चीज़ दोहराते हैं, लेकिन हम अब इसमें डालेंगे एंजाइम, है ना। राइस में ही स्टार्च, तो उसको तोड़ने वाले एंजाइम डाल देते हैं हम, जैसे कि हो गया आपके पास एमाइलेज वगैरह, कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने एनर्जी डाली, है ना, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसको थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, ताकि प्रोसेस स्टार्ट हो, उतनी एनर्जी हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसमें डाल दिया हम एंजाइम ताकि राइस पकना चालू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम बिना एंजाइम के यहाँ पर चावल को पका रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। 3 ये येलो कलर की आपको चीज़ें दिखाई दे रही है ना, 3 ये एनर्जी है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कितने येलो कलर की चीज़ें दिखाई दे रही है, एनर्जी मतलब कितना दिखाई दे रहा है, केवल एक, और एंजाइम है ना। अब
इससे प्रोसेस क्या होता है, देखिए इससे प्रोसेस ना फास्ट हो जाता है ना। पहले 1 घंटा लग रहा था चावल को पकाने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कितना, 15 मिनट। कितना मिनट, 15 मिनट। तो ये जो टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जब हम एंजाइम को इन्वॉल्व करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो कम हो जाती है, लेकिन जो टाइम रहता है वो भी कम हो जाता है। मतलब आपको एंजाइम के प्रेजेंस में वो चीज़ें जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम के इन्वॉल्व होने पर कम हो जाती है। पहले 1 घंटा लग रहा था कुकिंग में बिना एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट के, लेकिन जब हम एंजाइम को इन्वॉल्व कर देते हैं तो एनर्जी भी कम लगती है, उसके साथ साथ ये चीज़ हमको जल्दी भी मिल जाता है। जैसे कि जब हम चावल वगैरह कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, अगर एंजाइम अगर इसमें इन्वॉल्व ना हो तो नॉर्मली जो डाइजेशन का जो टाइम है, जितना टाइम लग रहा है डाइजेस्ट होने में, वो चीज़ बढ़ जाएगी अगर एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट ना रहा तो। मान लो ये 36 से 40 घंटा लग रहा है डाइजेशन में, तो ये चीज़ें बढ़कर हो सकती हैं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते चले जाएं, क्योंकि एंजाइम इन्वॉल्व नहीं रहते, ये बहुत ही आराम आराम से टूटना चालू होगा, है ना, आराम से टूटने लगेगा। फिर ये फिर क्या होगा, ये डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ना, ऐसा ऐसे नहीं कि आपको बाहर पत्थर वगैरह में मिल जाए, जैसे नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टर्म देखेंगे, उसको आपको बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर हीट रिलीज हो रहा है, मतलब इसका हम अगर यूज कर रहे हैं एनर्जी का या फिर हीट का, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब बिना एनर्जी के कोई काम चल रहा है उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एनर्जी का यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप बताइए कि जो एंजाइम का जो मैकेनिज्म है, जो एक्शन है, ये जो प्रोसेस होता है एंजाइम की एक्टिविटी का, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम एंजाइम का यूज भी करते हैं तो भी हमको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि हमको इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत आग तो चाहिए, थोड़ी बहुत गर्मी तो चाहिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, चाहे एंजाइम इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ है, देख सकते हैं, है ना। ये जो ग्राफ है जिसमें एक्स में है आपका टाइम और वाई में है आपका फ्री एनर्जी, कि कितना टाइम लगता है किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में बिना एंजाइम के, और एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो आपके पास ये जो लाइन दिखाई दे रही, ये है उसका पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई सबस्ट्रेट टूटना चालू नहीं हुआ है तो उसके खुद के पास जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी का लेवल, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास सबस्ट्रेट, ठीक है। इस सबस्ट्रेट को हम बिना एंजाइम के अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको इतना एनर्जी लगता है ना, शुरू से लेकर ऊपर आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर में जो एरो दिखाई दे रहा है डबल साइडेड, ये क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बिना एंजाइम के, है ना। मतलब इतना एनर्जी चाहिए हमको इस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए, ठीक है। और ये है एक दूसरा लाइन जिसमें क्या है, ये जो सबस्ट्रेट है ये बहुत ही कम एनर्जी में ही यहाँ से टूटना चालू हो जाता है ना। ये जो एनर्जी है इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम है ना एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बिना एंजाइम के हम किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो ये आपको ऊपर जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ऐसा ब्रेक ब्रेक हुआ, ये क्या है, बिना एंजाइम के प्रेजेंस में है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। अब अगर हम एंजाइम को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा ग्राफ है। ये जो ग्राफ है
ये एंजाइम के प्रेजेंस में बना हुआ ग्राफ है, मतलब एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है ना। लेकिन जब एंजाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब ये जो सबसे ऊपर आपको जो स्टेट दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर जहाँ पर एंजाइम टूटना चालू होता है ना, एंजाइम मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वो एनर्जी का लेवल जहाँ से आगे और लेवल नहीं जाता, मतलब उस लेवल के बाद वो सबस्ट्रेट टूटना चालू हो जाता है। तो ये जो लेवल है वो कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब इस लेवल के आगे और एनर्जी नहीं इन्वॉल्व हो सकती, उसके बाद वो टूटना चालू हो जाता है। तो मैक्सिमम जो एनर्जी का लेवल कहलाता है वो है ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ से वो सबस्ट्रेट टूटना चालू हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब हम बिना एंजाइम के अगर हम किसी सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं तो हमको ट्रांजिशन स्टेट देखिए बहुत ऊपर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम एंजाइम्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हमको जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत नीचे, है ना, बहुत नीचे प्राप्त हो जाती है, मतलब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में आपको फिर ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, मतलब दोनों में आप देख सकते हैं कि एक में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो कम एनर्जी में ही प्रोडक्ट बन जा रहा है, और एक जिसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और फिर ये जो प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे होता है ना, प्रोडक्ट भी बहुत धीरे बनता है, स्लो, मतलब टाइम ज़्यादा चाहिए रहता है उसमें। ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्राफ खत्म। अब इसमें हम देखेंगे जो मैकेनिज्म से संबंधित कुछ थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में, है ना। कुछ थ्योरीज दी गई हैं इससे संबंधित, जैसे कि आपके पास है लॉक एन की थ्योरी, है ना, इंड्यूस्ड फीड थ्योरी, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉक एन की थ्योरी कि एंजाइम किस प्रकार काम करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो थ्योरी दिया गया था वो एमिल फिशर के द्वारा दिया गया था 1890 में। अब इन्होंने यह बताया कि जो एंजाइम रहता है वो एक चाबी की तरह रहता है। कैसा रहता है? चाबी की तरह रहता है ना। और जो सबस्ट्रेट है वो एक ताले की तरह रहता है। जिस प्रकार एक स्पेसिफिक चाबी से ही एक स्पेसिफिक ताला खुलता है, उसी प्रकार एक जो सबस्ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से ही टूटता है ना। तो उन्होंने यह बताया था, तो उन्होंने क्या बोला कि जो एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट रहता है उसका शेप फिक्स रहता है। एमिल फिशर ने क्या कहा कि जो एंजाइम रहता है उसका जो एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, तो उसका जो शेप है वो फिक्स रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते, है ना। मतलब उसी शेप का ही सबस्ट्रेट उस जगह पर आके चिपक सकता है, किसी दूसरे शेप का नहीं चिपक सकता, इन्होंने यह बोला, है ना। मतलब एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप है और उसका जो सबस्ट्रेट है उसका जो शेप है वो दोनों सेम रहते हैं, है ना। उसी शेप का ही सबस्ट्रेट वहाँ पर आके बाइंड होता है, तो इन्होंने ये बात कही। ठीक है, अब ये तो रियल है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट, है ना, कि एंजाइम्स किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही तोड़ सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं। जैसे एक एंजाइम हमारे पास लाइपेज है ना, लाइपेज का काम है लिपिड को तोड़ना। अब लाइपेज है ये तोड़ने का ही काम करता है, तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रोटीन को भी जाके तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट को भी जाके तोड़ रहा है, ऐसा नहीं, है ना। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है, देखिए ये है आपके पास एक चाबी, है ना, ये चाबी, इसको बोलते हैं हम एंजाइम बोल रहे हैं, क्या एंजाइम। यहाँ पर है आपके पास लॉक, क्या है? लॉक, है ना। ये जो चाबी है इसको हम इस लॉक में लगाएंगे तो ये अगर इसी सबस्ट्रेट का है ये चाबी, तो ये जो लॉक है वो खुल जाएगा, मतलब ये जो लॉक है वो खुल गया, मतलब ये प्रोडक्ट में बन गया, आपको रिजल्ट मिल गया, है ना। तो सबसे पहले जब एंजाइम को सबस्ट्रेट से जोड़ते हैं तो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना। तो शुरू में अगर आप ताले में चाबी डाल रहे हो तो बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप उसको घुमाते हो बाद में तो फिर वो बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना। उसको आप वहां से निकाल नहीं सकते चाबी को घुमाने के बाद, है ना। उसके बाद जब आप पूरी तरह से उसको घुमा देते हो तो लॉक खुल जाता है, लॉक खुल जाता है, और फिर उसके बाद आप चाबी को बाहर निकाल सकते हो, है ना। तो सेम ऐसे ही रहता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो मैकेनिज्म है वो।
लॉकन की थ्योरी के अनुसार, है ना। सबसे पहले जब आप एक ताले में चाबी को डालते हो, मतलब एक सबस्ट्रेट जब एक एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो एंजाइम बाहर हो जाता है और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब चाबी को घुमाए, फिर जो लॉक है वो टूट गया, दो भाग में बढ़ गया, है ना। तो ये जो आपके पास जो रिजल्ट निकला, ताला जो खुल गया है, ये है आपका प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। तो एमिल फिशर ने ये थ्योरी दिया था, लॉकन की थ्योरी। नीट के अकॉर्डिंग ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी में ऐसा नहीं पूछा जाता कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना। आपको केवल ये मैकेनिज्म समझना है इसका कि कैसे काम करता है। आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए ये सही है ना, काम आएगा आपके लिए। दूसरा थ्योरी हम देखते हैं। दूसरा थ्योरी है आपके पास इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। कौन सा थ्योरी है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को दिया गया था कोसलैंड के द्वारा, है ना। कोसलैंड ने 1963 में यह थ्योरी दिया। उन्होंने यह बताया कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, वहाँ पर दो ग्रुप रहते हैं। कितने ग्रुप? दो ग्रुप, है ना। एक ग्रुप को बोलते हैं बटरेसिंग ग्रुप और दूसरे को बोलते हैं कैटालिटिक ग्रुप। अब इनके अनुसार से ये जो बटरेसिंग ग्रुप जो रहता है उसका काम क्या है? ये फ्लेक्सिबल रहता है। बटरेसिंग ग्रुप क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब ये क्या है? चेंज हो सकता है ना। मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा है कि जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका शेप फिक्स नहीं है। जैसे ही सबस्ट्रेट वहां पर आके बाइंड होता है उसके अनुसार से वो अपना शेप बदल लेता है, इस थ्योरी के अनुसार। लेकिन लॉकन की थ्योरी में क्या था कि एक्टिव साइट का जो शेप है वो फिक्स था सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। मतलब एक्टिव साइट का भी शेप फिक्स था और उसी शेप का जो सबस्ट्रेट है वो आके वहां पर बाइंड होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक्टिव साइट का शेप फिक्स नहीं है। जो सबस्ट्रेट है वो आके वहां पर बाइंड होता है, फिर उसका शेप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मतलब शेप चेंज हो सकता है इसमें, लेकिन उसमें शेप चेंज नहीं हो सकता था लॉक एंड की में, ठीक है। तो बटरेसिंग ग्रुप जो है वो उसको सपोर्ट देता है। कोई भी सबस्ट्रेट आके जैसे बाइंड होता है उसको सपोर्ट देता है सबसे पहले, ताकि वो आसानी से वहाँ पर कंफर्टेबली अरेंज हो सके, वहाँ पर रुक सके, है ना। और उसके बाद उसको टाइटली बाइंड कर देता है। बहुत सारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, है ना, आयनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? अच्छे से पकड़ के रखा जाता है सबस्ट्रेट को। फिर जो कैटेलिटिक ग्रुप है उसका काम है सबस्ट्रेट को तोड़ना। मतलब कैटेलिटिक ग्रुप जो है वो एक कैंची है। मतलब ये जो सबस्ट्रेट जिसको पकड़ के रखा गया बटरेसिंग ग्रुप के द्वारा, अब इसको दोनों तरफ से पकड़ के रख दिया ना, तो बीच से काट के, मतलब इसको काटने का काम करता है कैटेलिटिक ग्रुप। इसको जो तोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कैटेलिटिक ग्रुप कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन दोनों का, बटरेसिंग ग्रुप का सपोर्ट देना, कैटेलिटिक ग्रुप का उसको तोड़ना। बॉन्ड्स को तोड़ता है सबस्ट्रेट के, है ना, ताकि प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। अब जो बात बोले वही है कि एक्टिव साइट का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता। जैसे कि लॉकन की थ्योरी में हमने पढ़ा था, उसका शेप फिक्स रहता है, ठीक है। हो गया ये इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। और आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इसकी एक्टिविटी प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसको दूसरे लोगों के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो उसको बिल्कुल शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।